तो हरियाणा में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा है। वो राज अंग्रेजी राज्य नहीं था। जो क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया है, वो 1858 में टेक ओवर करती है। रानी की जो छछरौली रियासत है उस पे अंग्रेज अपना प्रभाव बना लेते हैं। वो भट्टी लोग थे वहाँ पे, और रानिया का जो नवाब था जाबित खां, वो अंग्रेज़ों का विरोधी था। हरियाणा के इतिहास को देखेंगे तो ये रोहतक के बीच का जो क्षेत्र था ये कभी भी कंट्रोल में नहीं आया था। और कुमारी चौहान की थी कि बुंदेलो हर बोलों के मुख से सुनी यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो राव तुलाराम के बारे में आपने पढ़ा था कि लंदन तक छापा छप गया राव तुलाराम का। क्यों शिक्षण है उससे है। तो जो हमारे किसान थे वो तो अपने देसी हथियारों से लड़ रहे थे, चाहे जेड़ी थे, चाहे बल्लम थे, कुछ भी था। जींद को भी, कैथल को भी देख लिया है हमने, हिसार में बगावत देख ली है, गुड़गांव में भी बगावत देख ली है, और छछरौली में भी बगावत हो ली है, और रानिया में भी बगावत हो ली। 1857 की क्रांति आजादी की लड़ाई में एक लैंडमार्क रही है। इस बड़े जन आंदोलन की नींव हरियाणा की धरती से पहले ही पड़ चुकी थी। बातें इतिहास की इस खास सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रणदीप रोड, आप देख रहे हैं बातों बातों में। तो आइए एसोसिएट्स प्रोफेसर डॉक्टर अतुल यादव से जानते हैं 54 साल के उस इतिहास के बारे में जिसे भुला दिया गया। 1803 से 1857 के बीच हरियाणा में ऐसे सैकड़ों जन आंदोलन हुए जिनमें छोटी बड़ी रियासतों और आम जन किसानों ने अहम भूमिका निभाई, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। हमारी इस रिपोर्ट पर कमेंट्स करें और आपको पसंद आती है तो इसे शेयर जरूर करें। हाँ, देखिए, जो 1857 ईस्वी का जन आंदोलन हुआ था तो वो आंदोलन एकदम नहीं हो जाता है कि कोई भी घटना हुई और वो अचानक शुरू हो गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि होती है। तो 1803 और 1857 इसके बीच में जब हरियाणा रहा है तो वो आप एक इतिहास की भाषा में, इतिहास के विद्यार्थी के तौर पे या इतिहास को जानने वाले के तौर पे आप कहेंगे तो हरियाणा में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा है। वो राज अंग्रेजी राज्य नहीं था। जब 1857 का आंदोलन हो जाता है उसके बाद जो क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया है, वो 1858 में टेक ओवर करती है और संपूर्ण भारत इंग्लैंड का उपनिवेश बन जाता है, या हम उसको देसी भाषा में कहें तो भारत इंग्लैंड का गुलाम बन जाता है। उससे पहले भारत पर या हरियाणा पर अंग्रेज का राज यानी इंग्लैंड का राज नहीं था। जो कंपनी यहाँ पे आई थी उस कंपनी ने अपने अधिकारी रखे हुए थे और उन अधिकारियों ने इस क्षेत्र को अपने अधीन किया था और इसे अपने टेरिटरी बना लिया था, अपने प्रभाव क्षेत्र में लेके आए थे, लेकिन राजनीतिक रूप से इसके ऊपर अधिकार नहीं किया था। आपको पहले भी आपने जो साथी हैं वो जान रहे होंगे कि जब 1600 में अंग्रेज आता है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे जो व्यापार करने के लिए आती है, तो वो जब 1767 में और 1757 में 1764 में जब वो प्लासी की और बक्सर की लड़ाई लड़ते हैं तो वो भारत में दीवानी प्राप्त करते हैं। दीवानी का अर्थ होता है लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार। तो भारत में जो राजा होता है वो तो मुगल राजा ही होता है, ये तो केवल वहाँ पे अपने अधिकार लेते हैं। तो उसी समय जब आप 1803 में आते हैं तो 1803 से 1857 तक हरियाणा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में रहता है। उसके अधिकारी यहाँ पे अपना राज करते हैं और एक रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है जो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि होता है और वो पूरे क्षेत्र में चलता है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है और जानने की बड़ी अच्छी कोशिश है कि 1857 से पहले भी क्या कुछ हुआ था। तो उसको अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि या आप जानते हैं कि हरियाणा के लोग किसी की गुलामी सहन नहीं करते, ऐसा हमें ऐतिहासिक घटनाओं से एहसास होता है, पता चलता है। और उन घटनाक्रमों को, उन आंदोलनों को, उन विद्रोहों को आधार बनाकर हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा के जो लोग थे उनकी प्रवृत्ति ऐसी थी।
तो जो एक क्षेत्र उसने बफर जोन का बना लिया था, तो उस समय में जो रियासतें थी उन रियासतों पे भी उसने अधिकार करने की कोशिश की थी। क्योंकि पहले जब उसने अपना जब आधिपत्य लेता है वो, तो 1805 तक ये आंदोलन चलते रहते हैं, ये बगावतें चलती रहती हैं, लेकिन उसके बाद मामला शांत सा हो जाता है, ठीक सा हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है कि हरियाणा के लोगों को पता चलता है कि भाई इनसे निजात पाई जा सकती है, क्योंकि ये औपनिवेशिक शासन ना तो कभी हिंदुस्तान पे ऐसा हुआ था और ना कभी हरियाणा के लोगों ने देखा था, जैसा सल्तनत काल और मुग़ल काल में हुआ था। तो वो साम्राज्यवादी और उपनिवेशिक शासन के ऐसे अधीन रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हरियाणा की कुछ रियासतें थीं, उन रियासतों में ये बगावतें हुई थी जो 1857 से होती हैं, और यहाँ से भूमिका तय होती है। वो मिलते हैं, वो कैसे कैसे आंदोलन करते हैं, वो चीज़ आती है। तो सबसे पहले हम अगर देखने को चलें तो जो क्षेत्र हमारा यमुनानगर के पास है, वहाँ पे छछरौली की रियासत होती थी। उस छछरौली की रियासत के अंदर जो वहाँ का जो शासक था वो था बुंगेल सिंह, और बुंगेल सिंह की जब मृत्यु होती है तो उसके पुत्र कोई नहीं होता, और अंग्रेज ने इस परंपरा को, जो भारत के अंदर हरियाणा के अंदर ये परंपरा थी कि जो वारिस होता है उसको एक आधार बनाया था। तो उसके बाद जो उसकी विडो है, उसकी जो विधवा है, उस विधवा को कहा गया कि वो सत्तासीन हो जाए। लेकिन इसी दौरान एक राजा था साथ ही जोध सिंह वहाँ पे पहुँचता है, जो पड़ोसी है तो होता है, वो छछरौली पर आक्रमण करने के लिए पहुँचता है और छछरौली के अपने आधिपत्य में लेने की कोशिश करता है। तो अपने आप को बचाने के लिए जो राजा की विधवा थी वो अंग्रेज़ों की सहायता के लिए बात करती है और अंग्रेज़ों से सहायता मांगती है, और अंग्रेज़ की फ़ौज वहाँ पे आ जाती है, और जो जोध सिंह था वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जोध सिंह था वो महाराजा रणजीत सिंह का फॉलोअर था, महाराजा रणजीत सिंह के साथ जुड़ा हुआ था। तो दोबारा से जब अंग्रेज़ की सेना वहाँ जाती है तो उसका मौका लेकर के जोध सिंह दोबारा से अटैक करता है, और अंग्रेज़ की जो सेना है वो दोबारा से फिर वहाँ पे आती है, और अल्टीमेटली जो जोध सिंह है वो लड़ाई लड़ता है उसके साथ। लड़ाई लड़ना ही हमारा धर्म था, क्योंकि उस समय में अंग्रेज़ एक बहुत बड़ी, एक डेवलप्ड, एक बहुत ही एक सशस्त्र या शस्त्रों से सहित सेना बन चुकी थी। तो जोध सिंह के साथ उनकी लड़ाई होती है और आखिर में जोध सिंह मारा जाता है, और जोध सिंह के मरने के बाद रानी की जो छछरौली रियासत है उस पर अंग्रेज़ अपना प्रभाव बना लेते हैं, और अल्टीमेटली उस छछरौली की रियासत को बाद में अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इसी तरीके से जब हम जाते हैं तो फिर हिसार के अंदर एक रानिया जगह है, और रानिया के अंदर जो लोग थे वो भट्टी लोग थे वहाँ पे, और रानिया का जो नवाब था जाबित खां, वो अंग्रेज़ों का विरोधी था। और जाबित खां जब उस सत्ता में रहता है तो अंग्रेज़ उसके ऊपर अपना आधिपत्य करते हैं, लेकिन जो पास का क्षेत्र है जाबित खां के या रानिया रियासत के, वो जाबित खां अंग्रेज़ों का विरोधी है, और अपने लोगों को जो अंग्रेज़ों का जो क्षेत्र है, अंग्रेज़ों के आधिपत्य में जो क्षेत्र है, उसके ऊपर अटैक करने, उनकी लूट खसोट के लिए प्रेरित करता रहता है। वो अंग्रेज़ की बात को नहीं सुनता, लेकिन अंग्रेज़ फिर वहाँ पे अपना जो आधिपत्य करने के लिए आते हैं, लेकिन वो जो जाबित खां हैं वो अपने लोगों को पूरी छूट दे के रखता है। तो ऐसे ही मामले को जब आगे बढ़ता हुआ होता है तो 1818 में जो रेजिडेंट है, जो टेरिटरी को देखता है, असाइन टेरिटरी को, वो रेजिडेंट वहाँ पे सेना भेजता है। लेकिन इस दौरान जब वो इतनी बड़ी सेना आ जाती है तो जो जाबित खां है वो अपने हथियार डाल देता है, और जो लोग उसके साथ बगावत कर रहे थे अंग्रेज़ की, वो लड़ते हैं, शहादत भी होती है, मारे भी जाते हैं, लेकिन बड़ी सेना को देख के जाबित खां अपने हथियार छोड़ देता है। फिर ऐसी चीज़ दो जगह पे हो रही है। तो पहले भी हमने एक बार देखा था, आप हरियाणा के इतिहास को देखेंगे तो ये रोहतक के बीच का जो क्षेत्र था ये कभी भी कंट्रोल में नहीं आया था, और जब 1803 के अंदर अंग्रेज़ इसे अपने आधिपत्य में स्वीकार करता है तो भी 3-4 लोगों को, 3-4 सुल्तानों को, चाहे वो अलवर का राजा था चाहे वो दूसरे लोग थे, उनको वो देता है, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं होते, और अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश के एक शासक के अधीन उनको किया जाता है, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल होता है। लेकिन जब 1803 की बात थी तो ये बाद की जब चीज़ आती है तो 1824 की घटनाक्रम आता है कि 1824 में घटनाक्रम आया। देखिए, जब भी कहीं कोई घटनाक्रम हो रहा होता है तो वो हमें प्रेरित भी करता है,
जैसा आपने सुना होगा या बच्चों ने पढ़ा होगा कि 1857 का आंदोलन हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई तो मारी गई थी, वहाँ पे शहीद हो गई थी, घोड़ा आगे कूद नहीं पाया था। तो वो कविता थी जो सुभद्रा कुमारी चौहान की थी कि बुंदेलो हर बोलों के मुख से सुनी यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक आपके साथ बातचीत में या हरियाणा के इतिहास से आप रूबरू हुए हैं तो तुलाराम के बारे में आपने पढ़ा था कि लंदन तक छापा छप गया राव तुलाराम का, कि वो तुलाराम कहाँ तक फेमस हो गया था, उसके पोस्टर तक जारी हो गए थे। तो ये जो घटनाक्रम था जो रानी झांसी का था, तो वो आज तक भी हमारी महिलाओं में और हमें बहादुरी के लिए, वीरता के लिए प्रेरणा देती रहती हैं। तो ऐसी ही प्रेरणा जो दूसरी घटनाएं हुई, जैसे रानिया की घटना हुई थी या छछरौली की घटना हुई थी, इसी तरीके से दोस्तों 24 के अंदर 1824-23 के अंदर बर्मा के साथ लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ की या भारत की या इंग्लैंड की जब आधिपत्य में आ गया था, तो वहाँ पे अंग्रेज़ को बहुत नुकसान हुआ था, बहुत हानि हुई थी और उसको और ज़्यादा मिलिट्री और ज़्यादा फोर्स बुलानी पड़ी थी। जब ऐसी बात का पता चलता है, लोगों को अवेयरनेस होती है, वो रूबरू होते हैं इस चीज़ से कि भाई बर्मा में ये चीज़ हो रही, तो उनके अपने मन में ख्याल आता है और एक इतिहास का विद्यार्थी अपने अनुमान को, जो हाइपोथेसिस को लेके चलता है, वो फिर बोलता है, बताता है कि जो बर्मा के लोग जब विरोध कर सकते हैं अंग्रेज़ का, बर्मा के लोग इतना ज़्यादा दिन तक उनके साथ संघर्ष कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को लेके ये जो रोहतक जींद के आसपास के जो किसान हैं, ये अपना आंदोलन कर देते हैं और इस आंदोलन को वो दबा नहीं पाते हैं। ये आंदोलन अंग्रेज़ के खिलाफ खूब भड़कता है और गुड़गांवा और हिसार के लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अंग्रेज़ों की ट्रेजरी को लूटा जाता है, उनकी बिल्डिंग थी उन भवनों को जला दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है। और उसके बाद अंग्रेज़ जो 1824 में बर्मा के साथ भी लड़ाई लड़ रहा है, तो एक गोरखा रेजिमेंट को यहाँ पे बुलाया जाता है और वो गोरखा रेजिमेंट आपके हरियाणा में आती है, जो सशस्त्र है, जो ट्रेंड है, जो बिल्कुल जो सैनिक जो गतिविधियां हैं, जो सैन्य प्रशिक्षण है उससे है। तो जो हमारे किसान थे वो तो अपने देसी हथियारों से लड़ रहे थे, चाहे जेड़ी थे, चाहे बल्लम थे, कुछ भी था, उनसे लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, वो संगठित नहीं थे। तो वो जो गोरखा की सेना आती है वो यहाँ पे आके उनका मुकाबला करती है और अल्टीमेटली इन किसानों का, जो गाँव के किसान थे, जो प्रशिक्षित नहीं थे, इनके आंदोलन को दबा दिया जाता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और हमारे पास आ रही है कि 3 क्षेत्रों की हमने बात की है, जो जींद के, हिसार के, गुड़गांवा के और रोहतक का। यहाँ पे किसान विद्रोह कर रहे थे, छछरौली में भी विद्रोह हो रहा था। वो राजा, ठीक है, जोध सिंह उसके खिलाफ अपनी सत्ता लेने के लिए था, लेकिन जोध सिंह के लिए लोग कौन थे? वो वहीं के निवासी थे। रानिया की रियासत के साथ जो लड़ रहे थे राजा के साथ, वो वही लोग थे। इसी तरीके से जो एक हमारी परंपरा थी कि हम आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे, वही चीज़ राजा प्रताप सिंह के साथ होती है, जो जींद का संघर्ष है। जींद के अंदर जो एक फूल मिसल थी, मिसल बोलते थे ग्रुप को, तो वो मिसल ने जींद की रियासत कायम की थी। तो यहाँ पे जो शासक था उसका नाम था भाग सिंह, और भाग सिंह को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। लकवा मारने की वजह से वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता, तो वो अपने सारे अधिकार हैं वो सारे के सारे अपने बेटे जो राजकुमार है प्रताप सिंह, उस प्रताप सिंह को दे देता है। तो प्रताप सिंह को देने के बाद जब अंग्रेज़ को पता चलता है, तो वो प्रताप सिंह है, वो प्रताप सिंह विरोधी है अंग्रेज का, वो शुरू से विरोधी रहा है। तो जब वो अंग्रेज़ का विरोधी है, तो प्रताप सिंह का जो सत्तासीन होना है या अधिकार प्राप्त करना है, वो अंग्रेज़ को सहन नहीं होता। तो भाग सिंह के बाद अपील करता है कि जो आपकी नियमावली है हिंदुस्तान की या आपके राज्य की, तो आपका अधिकार आपकी जो रानी है वो रानी ले सकती है। तो वो जो अधिकार अपने की बात देने की बात करते हैं, वो अपनी रानी जिसका नाम सौद्राही था, उस सौद्राही रानी को अधिकार दे देते हैं। तो सौद्राही रानी को अधिकार देने के बाद जब देखिए प्रताप सिंह को अधिकार मिल गया है, प्रताप सिंह के अधिकार एक अंग्रेज़ के कहने से छीनता है, तो प्रताप सिंह उनका विद्रोही हो जाता है और प्रताप सिंह विद्रोह करता है। लेकिन जब सेना है भाग सिंह की वो भी नहीं मान रही है, वो भी साथ है, तो प्रताप सिंह अपने महल से निकल जाता है और वो फिर आगे जंगलों में जाके अपना किला बना लेता है, अपने लोगों को इकट्ठा करता है, वहाँ पे अपनी सेना तैयार करता है।
तो वहाँ पे जब अंग्रेज आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, तो सेना भी उसके पास कम है और अंग्रेज भी आ जाता है। तो जो एक कूटनीति होती है उसको देखते हुए या क्षेत्र को देखते हुए, जैसा आप देखते हैं कि जब अंग्रेज ने 2 चीज़ें की थी हरियाणा के शासन को स्थापित करने के लिए, एक उन्हें असाइन टेरिटरी बनाई थी और एक दूसरा उसने बफर जोन बनाया था। तो उस बफर जोन के अंदर राजा कौन सा शामिल हो रहा था? ये जींद वगैरह के राजा थे। तो वो जो प्रताप सिंह है वो ये पार चला जाता है और रणजीत सिंह के क्षेत्र में चला जाता है, और अंग्रेज रणजीत सिंह के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके साथ मुकाबला करने में इतने सक्षम अपने आप को नहीं मानते हैं। वहाँ से अंग्रेज की सेना वापस चली जाती है, तो प्रताप सिंह फिर वापस आता है और वापस आके संगठित होता है। संगठित होकर दोबारा से अपनी सेना को, अपने साथियों को तैयार करता है और वो फिर अटैक करके राज्य कायम कर लेता है जींद के अंदर। और फिर जींद के ऊपर जब वो राज कायम करता है उसके बाद फिर अंग्रेज की सेना आती है और फिर वो दूसरे शासकों का भी, जो छोटे शासक थे, उनको अपने साथ मिला के चलता है, तो उनकी फोर्स भी डबल हो जाती है। और फिर प्रताप सिंह के ऊपर अटैक होता है और धोखे से फिर प्रताप सिंह किला भी छोड़ता है, लेकिन बाद में हार जाता है, वो सतलुज के पार चला जाता है। लेकिन अल्टीमेटली आके जो अकाली नेता फूल सिंह है वो भी प्रताप का साथ नहीं देता और रणजीत सिंह भी उसको अपने क्षेत्र से, जब सतलुज पार के क्षेत्र में चला गया था तो वहाँ से निकालता है और फिर पटियाला, कैथल, नाभा, ये सारे के सारे मिल के आक्रमण करते हैं और प्रताप सिंह के डर से जो विरोध होता है वो अपना हार जाता है। इस सारे चक्कर में प्रताप सिंह जो राजा है वो हार जाता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 57 से पहले पूरा का पूरा क्षेत्र मिला हुआ है। हमने जींद को भी, कैथल को भी देख लिया है, हमने हिसार में बगावत देख ली है, गुड़गांव में भी बगावत देख ली है और छछरौली में भी बगावत हो ली है और रानिया में भी बगावत हो ली है। उसके बाद भी फिर एक बगावत होती है जो संगत सिंह के साथ जो बलावली का विद्रोह होता है, उस बलावली में भी राजकुमार ही है, इसी के साथ वो जोड़ के फिर करते हैं। और फिर बाद में एक और घटनाक्रम होता है जो इन किसानों के अंदर, यहाँ हमें एक चीज़ बड़ी ध्यान में रखनी है कि जो अंग्रेज की सेना है वो तो अंग्रेज की है, लेकिन जो भारतीय शासक हैं जिनका हम नाम ले रहे हैं, जिन रियासतों को हम देख रहे हैं, उनके अंदर जो सिपाही हैं वो हरियाणा का आम आदमी है, जिसको आप किसान कह सकते हो। और वो विरोध जो कर रहा है उसका विरोध अंग्रेज की प्रशासनिक नीतियां हैं और अंग्रेज का जो औपनिवेशिक शासन है वो है। तो वो भारत के जो शासक है कुछ वो भी उनका विरोध करते हैं, तो उस चीज़ को लेकर बढ़ता है। जब अल्टीमेट चीज़ हो जाती है तो दिल्ली के अंदर विलियम फ्रेजर है जो रेजिडेंट था 1830 से 35 तक, तो एक मुकदमा चलता है फ्रेजर के ऊपर, जो लाहौर का नवाब था शमशुद्दीन, उसका विरोध किया था इसने। तो उस शमशुद्दीन का विरोध करने के बाद इस विलियम फ्रेजर की हत्या कर दी जाती है। तो ये जो आक्रोश था ये उस समय में पनप ही रहा था। फिर कैथल के अंदर आते हैं, भाई उदय सिंह जी के जो था वो सिख रियासत थी, और भाई उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात इसके ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, क्योंकि राजा था वो पुत्र विहीन था, और पुत्र विहीन होने से जो उनकी विधवा थी वो पुत्र को गोद लेना चाह रही थी, लेकिन अंग्रेज ने उसे मना कर दिया था। और 10 अप्रैल 1843 को कैथल पे हमला होता है और वहाँ पे भारी जो जनधन की हानि होती है, लेकिन राजा मर चुका होता है और उसकी 2 रानियाँ होती हैं, साहब कौर और सूरज कौर। वो विद्रोह में शामिल होती हैं, काफ़ी सामना करती हैं, लेकिन सेना कम पड़ जाने की वजह से वो वहाँ से भाग निकलती हैं और बाद में पेहवा में वो पकड़ी जाती हैं और एक माफ़ी मांगने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। और इस तरह जो कैथल में भी विद्रोह हो गया है। और बाद में हम देखते हैं अजीत सिंह का विद्रोह। अजीत सिंह लाडवा का जो शासक है उसकी उत्तरी हरियाणा में एक बहुत बड़ी या प्रसिद्ध एक सिख रियासत थी, और जो अंग्रेज़ों ने उसे विद्रोही घोषित कर दिया था। जैसे आपने 57 के अंदर भी जब क्रांति के अंदर आप जान रहे होंगे, पढ़ा होगा, हरियाणा को तुलाराम को भी विद्रोही घोषित किया था, तो उसको भी विद्रोही घोषित कर दिया था। और सतलुज पार करके जो सिख सेना के साथ ये वहाँ से जा मिला था। और बाद में अजीत सिंह जब आता है तो अजीत सिंह की जब ये अंग्रेज इसके ऊपर आरोप लगाता है कि भाई अजीत सिंह है ये महाराजा रणजीत सिंह की सेना के साथ मिल गया है, तो रणजीत सिंह की जो यहाँ पे जो अजीत सिंह की जो रियासत है लाडवा में, उसको जब्त कर लिया जाता है और उसका पीछा भी किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जब युद्ध भी होता है लेकिन सफलता अंग्रेज को मिलती है। तो
तो ये जो कुछ विद्रोह हुए थे उसमें आप देखेंगे कि लाडवा का विद्रोह हो रहा है, कैथल का विद्रोह हो रहा है। अगर हम उत्तरी हरियाणा की बात करते हैं तो लाडवा और कैथल का विद्रोह हो रहा है। फिर हम जींद का विद्रोह भी लगाते हैं जो केंद्र में आता है हरियाणा के, जींद में भी विद्रोह हो रहा है। फिर बलावली में भी विद्रोह हो रहा है, जींद के साथ ही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रताप सिंह और दिल्ली में विलियम फ्रेजर की हत्या हो रही है। उसके साथ जो जींद, रोहतक और हिसार और गुड़गांव का किसान है वो भी विद्रोह कर रहा है। फिर रानिया का हिसार में विद्रोह हो रहा है, छछरौली का यमुनानगर जो का क्षेत्र है वहाँ पे विद्रोह हो रहा है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो 1857 से पहले अंग्रेज़ों के विरुद्ध हरियाणा में जो छोटी छोटी रियासतें थी या किसान थे उन्होंने अपने छोटे छोटे विद्रोह किए थे, और इन्हीं विद्रोहों का जो स्वरूप था वो बाद में 57 के अंदर उभर के सामने आता है जब हमारे यहाँ पे विद्रोह हो रहा होता है। तो ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आम आदमी विद्रोह कर रहा है, तो 57 में भी यही चीज़ होती है कि कुछ जगह तो हमें नेता मिलते हैं, चाहे राजा नाहर सिंह हो चाहे राव तुलाराम हो, लेकिन बाकी जगह पे सारे के सारे जो विद्रोह होते हैं वो किसान ही करते हैं। तो ये जो कुछ विद्रोह थे ये 1857 में नहीं है कि हरियाणा में एकदम विद्रोह हो गया था, उससे पहले भी ये कुछ विद्रोह हुए थे जिनकी हमें जानकारी रखनी चाहिए।